नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर में पहले दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों की रैलियां। दोनों राज्यों में शनिवार को मतदान। प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में बहुमत का भरोसा। अखिलेश ने कहा, हार की आशंका से भयभीत है बीजेपी। मायावती का केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप। समाजवादी पार्टी ने मजबूरी में किया गठबंधन। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। मणिपुर में रोम शर्मिला को जीत की उम्मीद। कहा, संघर्ष और साफ सुथरी राजनीति को मिल रहा है समर्थन। अमित शाह का दावा, बीजेपी ही करेगी मणिपुर का विकास। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर के पहले चरण के तहत 4 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 दौर का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि मणिपुर में पहले चरण की 38 सीटों के लिए शनिवार को वोटिंग होगी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश के छठे दौर के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 635 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला करीब 1.25 करोड़ मतदाता करेंगे। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। प्रचार पर रोक लगने से पहले क्षेत्र में मौजूद दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सभी स्टार प्रचारकों को जिला छोड़ना पड़ेगा। तय समय के बाद प्रचार नहीं हो, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के तहत 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। शनिवार को महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले में मतदान होगा, जबकि 7वें और अंतिम चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। और छठे दौर में प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आज भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें दौर के लिए अलग अलग इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दीदारगंज और आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। अमित शाह का गोरखपुर में रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। उनका रोड शो गोरखपुर के फव्वारा चौक से गोलघर चौक के बीच होगा। इस दौरान अमित शाह लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार भी जारी है। अखिलेश यादव बलिया में 7 रैलियां करेंगे और जनता को अपने पक्ष में और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिताने के लिए अपील करते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का आज महाराजगंज और इसी जिले के हरपुर में चुनावी सभा करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा राहुल गांधी वाराणसी के पिंडरा में भी रैली करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी को और भी कई स्टार प्रचारक आज मैदान में डटे हुए मिलेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आज गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, जहां उनकी एक रैली होनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी में रैलियां करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी।
मायावती की आज उत्तर प्रदेश के चंदौली और भदोही में जनसभा होनी है। आजमगढ़ से मौजूद है हमारे संवाददाता श्याम सुंदर। आइए सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं आज आखिरी दिन प्रचार कैसा चल रहा है। शाम, आज इस दौर के प्रचार के लिए आखिरी दिन है। हम जानते हैं तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी। आजमगढ़ में आज अमित शाह भी आने वाले हैं, लेकिन 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। अपना गढ़ समझती है समाजवादी पार्टी। लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह यादव जीते। मुलायम सिंह यादव प्रचार में नजर नहीं आए। देखिए, जहां तक मुलायम सिंह यादव के प्रचार में ना आने का सवाल है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था जब मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जिस तरह का झगड़ा समाजवादी पार्टी में देखा गया था और उसके बाद साइकिल का निशान जिस तरह से अखिलेश यादव गुट को मिला था, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव खुद ये कह चुके हैं कि अखिलेश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी को लीड करेंगे और वो ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर समाजवादी पार्टी जीतती है। तो जहां तक जो ट्रेडिशनल वोटर है समाजवादी पार्टी का, उसमें इस कम से कम इस फैक्टर का कोई बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आता है। उनको ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव अपनी पारी खेल चुके हैं और अब अखिलेश यादव का समय है और अखिलेश यादव कामयाबी के साथ यहां पर लीडरशिप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। आपने कहा कि तमाम दिग्गजों ने आपने कहा कि तमाम दिग्गजों ने यहां पर चुनाव प्रचार किया है। आज अमित शाह यहां पर चुनाव प्रचार के लिए हैं आजमगढ़ जिले में। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां पर 7 जनसभाएं की हैं और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि समाजवादी पार्टी को यह एहसास है कि परिस्थितियां 2012 से इस बार अलग हो सकती हैं। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो जो यादवों को छोड़कर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने साथ लें, जिस तरह से राजभर कम्युनिटी को उन्होंने अपने साथ लेने की कोशिश की है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट समाजवादी पार्टी को समझ में आई और यही शायद कारण है कि अखिलेश यादव ने यहां पर 7 जनसभाएं आजमगढ़ में की हैं जो उनका गढ़ माना जाता है। मैं इस वक्त एक ग्रामीण इलाके में हूं, करणपुर गांव है यहां पर, और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर मौजूद है इस गांव के। उनसे बात करते हैं। दादा, अपना नाम मुझे बता दीजिए। विजय नारायण सिंह, करणपुर। अच्छा, विजय नारायण सिंह जी, ये बताइए कि आजमगढ़ में और खासतौर पर आजमगढ़ सदर में समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही है। हाँ, इस बार क्या नजर आ रहा है आपको? इस बार तो फंसती नजर आ रही है। क्यों? वजह वही आपसी झगड़ा है और जो है जैसा होना चाहिए काम वो हुआ नहीं 5 साल में। हाँ। तो आपके गांव में किस तरह का मत? देखिए, हम लोगों का मत तो यही रहता है कि पार्टी कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, लेकिन सबको एक दृष्टि से देखे। देखिए, अभी तो प्रचार खत्म हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे एक बार फिर या मन बदल रहा है? भाई, वो तो अपनी अपनी विचार की बात है, तो गुप्त मतदान है और अभी कैसे कोई कह सकता है इस बात को। आप नौजवान, आप बताइए कि दादा तो अभी बताना नहीं चाहते हैं कि किस पार्टी के पक्ष में आपका गांव जा रहा है। आप नौजवान हैं, आप बताइए कि किस के पक्ष में झुकती हुई दिख रही है आपको? बोलिए, आप बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिलहाल जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनके लिए जो रोजगार वगैरह के काफी समस्याएं दिख रहे हैं। वो हिसाब से हमारे गांव से लोग काफी बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता उनको भी कि नहीं कोई दूसरा आके हमें बोले, और वो हिसाब से वो रोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अपने युवा पीढ़ी के लिए। जी, तो प्रीति, यहाँ पर इस गांव के अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर स्वर्ण मतदाता है, राजपूत है और राजभर जो अन्य पिछड़ी जातियों में आते हैं वो हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि राजभर जो एक तरह से कहिए कि जो अन्य पिछड़ी जाति है उसको अपने साथ लिया जाए, निषाद को के लिए उन्होंने ये कोशिश की है। तो काफी इंटरेस्टिंग चुनाव जमीन पर जब आप जाते हैं और जब आप समीकरण देखते हैं तो वो नजर आते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह हम देख रहे हैं मुद्दों की बात भी हो रही है, वही मुद्दे जो लगातार बने हैं। अपनी जमीन पर रोजगार चाहिए, आजमगढ़ के युवाओं को आजमगढ़ में रोजगार चाहिए और इसकी तरफ कब नजरें इनायत होंगी ये देखना होगा। फिलहाल आप बने रहिए। शाम, हमारे साथ इस समय कुशीनगर रुक करेंगे। संवाददाता प्रीति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति, कुशीनगर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, 3 समाजवादी पार्टी के पास हैं और लगभग उन्हीं प्रत्याशियों को उतारा समाजवादी पार्टी ने जिन्हें पिछली बार जिन पर भरोसा किया था। समीकरण समझाइए थोड़ा हमें, कुशीनगर में किस तरह के नजर आ रहे हैं?
जी हाँ प्रीति, देखिए कुशीनगर पिछली बार अगर हम बात करें तो एक बात कहावत उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है कि पूर्वांचल में जिसने राज कर लिया उसी की ताजपोशी उत्तर प्रदेश में होगी। तो इसलिए अब सारी पार्टियों की नजरें जो पूर्वांचल ये जो रीजन है और खासकर कुशीनगर देवरिया ये जो रीजन है उस पर टिकी हुई है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भी अपनी किसान यात्रा देवरिया से ही शुरू की थी। कुशीनगर की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी 2012 में, इस बार भी लगभग कैंडिडेट वही है, लेकिन इस बार दूसरी पार्टियों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अगर कुशीनगर की हम बात करें तो देखिए सबसे बड़ी समस्या प्रीति शुगर केन फार्मर्स की है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने ये वादा किया था कि जितनी बंद हो गई हैं चीनी मिलें, 7 चीनी मिलें जो इस पूरे रीजन में बंद हो गई हैं उनको दोबारा खुलवाएगी, और वही प्रॉमिस 2014 में बीजेपी ने भी किया था। दोनों की सरकार बनी, एक ही राज्य में एक ही देश में, लेकिन ये वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए। तो इस बार सियासी समीकरण काफी दिलचस्प हो रहे हैं क्योंकि जो वोटर है और खासकर जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो कृषि प्रधान इकोनॉमी है यहाँ पर, तो किसानों के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं उनके हिसाब से इस बार समीकरण बनेंगे और हर पार्टी ने कोशिश की है कि वो वोटरों को लुभाएं, लेकिन वादे कहीं ना कहीं वादे ही दिखते हैं। तो इस बार जो वोटर है वो पूरी तरह से अपने जो भी मुद्दे हैं उनको सामने रखकर, जहन में रखकर इस बार वोट करेगा। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका फिलहाल कुशीनगर और आजमगढ़ से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार प्रचार जोरों पर है, आज आखिरी दिन है छठे दौर के प्रचार का और बाकी बचे 2 चरणों के लिए तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराजगंज और देवरिया में रैली करके विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी सरकार से तंग आ चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा भी दिया। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। महाराजगंज रैली में उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता 15 साल से चल रही लूटपाट को लेकर गुस्से में है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बेहाल बनाया और दूसरे ने बेहाल होने का मुद्दा भी उठाया, लेकिन बाद में दोनों ने हाथ मिला लिए। 27 साल यूपी बेहाल। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जीडीपी आंकड़ों ने नोटबंदी को सही साबित किया। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी विकास दर 7% रही। दूसरी तरफ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मऊ रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसे और गठबंधन को असफल करार दिया। बताइए, चुनाव के 4-5 महीने पहले जिस व्यक्ति ने खटिया पकड़ ली वो चुनाव क्या लड़ेगा? और उसके बाद उछल कर वो साइकिल पर बैठे। अब उनको यह नहीं मालूम है कि जिस साइकिल पर वो बैठे उस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया और हमारे शिवपाल भाई ने उसकी चेन तोड़ ताड़ के सब किनारे कर दिए। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सीधे तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधने से परहेज करते नजर आए। छठे दौर की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होनी है। इस दौर के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छठे और 7वें दौर के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के दिग्गज भी लगातार रैलियों में जुटे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुशीनगर में तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया और मऊ में रैली की। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोनभद्र में रैली करके विरोधियों पर तंज कसा। देवरिया और मऊ की जनसभाओं में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार मान ली है, इस वजह से त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बीजेपी और बीएसपी के लोग बेहद परेशान हैं। जो लोग कह रहे थे कि 2 कुनों का गठबंधन है, एक दिल्ली वाला कुनवा, एक लखनऊ वाला कुनवा, हम उन्हें कहना चाहते हैं ये कुनों का गठबंधन नहीं है, ये 2 युवा नेताओं का गठबंधन है।
राहुल गांधी ने कुशीनगर रैली में प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताते हुए सिर्फ अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार झूठे वादे कर रहे हैं। युवा का भविष्य ना देखे, उनके लिए मोदी जी आज झूठे वादे हैं। ये करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा। वायदे पूरे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 में वादे करते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोला। सोनभद्र रैली में उन्होंने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब लोग बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहने लगे हैं। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है। 7वें और आखिरी दौर के लिए 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सोनभद्र जिले की 4 सीटें भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनना तय है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी और रैलियों के लिहाज से देखें तो हर विधानसभा में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो इन्हीं की है। सर, स्वागत है आपका। पूर्वांचल, ये तो आपने लगातार पहले फेज से मैं लगातार देख रहा हूं कि आपने अलग अलग इलाकों में, मैं कहूं कि जिससे बड़े पैमाने पर रैलियां आप कर रहे हैं। इस इलाके में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसी इलाके से लखनऊ की विधानसभा का रास्ता जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती इस इलाके में बीजेपी के सामने है? भाई, जैसा माहौल पब्लिक मीटिंग्स में देखने को मिल रहा है और वैसे जो भी दूसरे स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। पूर्वांचल में मैं भी, क्योंकि कई अलग अलग इलाकों में गया सर, तो वहां पे एक बड़ी चीज दिख रही है सड़कों का हाल में। आप क्योंकि 90 के दशक से मैं देख रहा हूं आपकी राजनीति को, और आप प्रदेश में जब मंत्री बने और अलग अलग मंत्री पद पर भी रहे, तस्वीर बदली क्यों नहीं है? अभी भी सड़कों का हाल ऐसा है जैसे कि 20 साल पहले हुआ करता था। इलाकों में जो आधारभूत ढांचे हैं वो भी कमोबेश कुछ वैसे ही हैं। देखिए, यह प्रदेश के निर्माण के लिए लोग सरकार ही नहीं बनाते, चाहे सपा हो बसपा हो, अथवा लंबे समय तक इस देश में भी और कई राज्यों में भी कांग्रेस ने हुकूमत की है। मैं ऐसा मानता हूं कि बस केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए जो है इस सरकार बनाते हैं और उसी के लिए राजनीति करते हैं। हमारा मानना यह है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। हम जो चुनाव जीतना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य सामने रखकर हम चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ और एक नारा दिया गया कि साथ पसंद है, कहा जा रहा है कि बीजेपी से परेशानी में पड़ गई है। नहीं, सवाल यह है कि वो स्वयं परेशानी में थे, इसीलिए उनको गठबंधन करना पड़ा। नहीं तो इसके पहले कभी भी समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था। एक बार बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, उसके बाद किसी के साथ नहीं किया। और जिस कांग्रेस पार्टी का विरोध करके मुलायम सिंह जी ने यह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, आज उन्हीं का परिवार उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहा है। यह हताशा और निराशा इसके पीछे नहीं तो इसे और क्या कहा जाए। चुनाव के बाद क्या वो बड़ी चीजें होंगी जो पार्टी देखेगी चेहरे के तौर पर, क्योंकि वादे बहुत ज्यादा हैं और मैं कहूं कि उम्मीदें भी जनता के सामने ज्यादा होगी? सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उस सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का पार्ट मैं भी हूं, तो मैं समझता हूं कि संबंध में उसी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही हम लोग डिसीजन करेंगे। जिसको करेंगे वो प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर ही वो फैसला करेंगे। चलिए, आपने वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो ये थे राजनाथ सिंह जी, जिनके साथ हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े चुनावी मुद्दे हैं, बीजेपी की रणनीति क्या है और चुनौती भी क्या है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी पर। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों के तहत 4 और 8 मार्च को मतदान होगा। पहले दौर में शनिवार को राज्य की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
इस दौर में 168 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 22 सीटों के लिए 8 मार्च को मतदान होना है। नतीजे 11 मार्च को आएंगे। अखिलेश सुमन अपने संवाददाता को रुक करेंगे, जो कि इम्फाल में मौजूद हैं। अखिलेश, पहले दौर की अगर बात करें तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। किस तरह की सरगर्मी प्रचार को लेकर रहने वाली है? और हम जानते हैं 15 साल से कांग्रेस सत्ता पर काबिज है, लेकिन बीजेपी भी भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन का वादा कर रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा अपने प्रचार के दौरान जरूर कर रही है। किस तरह के आसार और पार्टियों के लिए नजर आ रहे हैं? किस तरह के समीकरण? देखिए प्रीति, यहाँ बीजेपी एक तरीके से कहें कि एक अपनी जमीन बनाने की पूरी तैयारी कर रही है और प्रचार के हिसाब से देखें तो बीजेपी बहुत ही आगे है। कांग्रेस चूंकि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, 3 टर्म से वो यहाँ सत्ता में है, इसलिए कांग्रेस का तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह फैलाव है और पुरानी पार्टी है मणिपुर के हिसाब से। बीजेपी उस हिसाब से मणिपुर में नई पार्टी है, लेकिन इसके अलावा एक नया थर्ड फ्रंट बना है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उसके लोग भी 60 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। विभिन्न छोटे छोटे दलों ने आपस में समझौता किया है और वे सभी लोग खड़े हुए हैं, जिसमें एरम शर्मिला की पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, नेशनल पीपुल्स फ्रंट हो, ये सारे जो लोग हैं वो सारे इसमें हैं। तो एक तरह से कहें कि त्रिकोणीय मुकाबला आपको तकरीबन अधिकांश सीटों पे देखने को मिलेगा। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे एक तरह से खास तौर पे एक मुद्दा जो यह आ रहा है कि यहाँ मणिपुर में विकास की कमी रह गई है। 15 साल से जो कांग्रेस पार्टी सरकार में है उसने विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया है। एक दूसरी बात यह आ रही है कि जो 7 नए जिलों का रचना की गई है, उन 7 नए जिलों पे विवाद है और यूनाइटेड नागा काउंसिल जो नागा लोगों का एक आउटफिट है, उन लोगों ने एक आर्थिक बहिष्कार कर रखा है, एक आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, जिसके चलते जो प्लेन में जो 4 मार्च को जहां चुनाव होने हैं वहां काफी सामान की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो 4 मार्च के चुनाव में खास तौर पे ये जो नागा काउंसिल का जो ब्लॉकेड है, वह ब्लॉकेड एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और इसके आधार पर संभवतः तय करेंगे लोग कि किस तरफ वोट करें। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी है कि यह जो वैली के जो ये 38 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यही विधानसभा क्षेत्र कहते हैं कि मणिपुर के अस्थायित्व में ये सहयोग करते हैं। ये बेसिकली ये एग्रीकल्चर का इलाका है। हाँ। और यहाँ खास तौर पे मैती समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी बहुत संख्या है, 51% के करीब ये लोग हैं। तो इनके वोटों में थोड़े बहुत विभाजन की संभावना भी देखी जा रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी एक प्रभाव है। तो एक बहुत ही कहे कि एक शुरुआत जो हो रही है 4 मार्च को, वह शुरुआत बहुत बड़े स्तर पे एक दिशा तय करेगी। जो दूसरे फेज का चुनाव है 8 मार्च को, जो खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में होना है, जहां कुकी लोग जहां रहते हैं बहुत संख्या में और नगा लोग जहां बहुत संख्या में रहते हैं, वहां 8 मार्च को चुनाव होगा। और जी अखिलेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, इस तमाम जानकारी को डिटेल में आपने हम तक पहुंचाया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो फिर कभी आर्थिक नाकेबंदी नहीं होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को पश्चिमी इम्फाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि एनएससीएन के साथ बातचीत की वजह से राज्य की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर यहां पर भी एक सरकार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम 5 ही साल में मणिपुर को एक मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएंगे मित्रों, मॉडल स्टेट बनाकर। कांग्रेस नगा समझौते को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी विकास की बात करती है। हमने मणिपुर के विकास का एक नक्शा हमारे घोषणा पत्र के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर रखा है। उसमें हमने कहा है कि हर एक घर में एक रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। बीजेपी की कोशिश यह है कि मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के खिलाफ पिछले 15 साल में जो सत्ता विरोधी वातावरण बना है और जो निराशा पैदा हुई है, उसका फायदा उठाया जाए। बीजेपी राज्य के मतदाताओं को यह भी कहने का प्रयास कर रही है कि
कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो केंद्र की बीजेपी की सरकार के साथ उसका तालमेल होगा और ऐसे में विकास होना ज्यादा संभव हो पाएगा। अब देखना यह है कि 4 और 8 मार्च को जो चुनाव होते हैं उसमें मतदाता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस पार्टी यानी प्रजा की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एरोम शर्मिला ने उम्मीद जताई है कि आगामी चुनाव में लोग उनका समर्थन करेंगे। एरोम थाउबल से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष और साफ सुथरी राजनीति के एजेंडे को लोगों का साथ मिल रहा है। एरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी ने मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।